अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, इजराइल को ढील मिलती चली जा रही है और इजराइल इस ढील का फ़ायदा उठाता चला जा रहा है। मुख्तलिफ ममालिक की सरहदी हदूद को ब्रीच करता चला जा रहा है। इजराइल ने पहली बार बराह रास्त खलीजी मुल्क कतर के दारुल हुकूमत दोहा को निशाना बनाया आपसे कुछ दिन पहले। अब यहाँ पर ये याद रहे कि ये वही कतर है जो अमरीका का करीबी इत्तेहादी है और मशरिक़ वुस्ता में अमन मुज़ाकरात का एक अहम मरकज़ समझा जाता है। इस हमले में हमास के रहनुमाओं के साथ एक रिहायशी इलाके को भी निशाना बनाया गया था, जहां उनके अहल खाना और एक कतरी सिक्योरिटी अफसर भी जाँ बहक हुए। सवाल ये कि एक सालिस मुल्क को इस तरह निशाना बनाना खित्ते में क्या मायने रखता है? क्या ये अमन की कोशिशों के लिए रुकावट है या फिर इसके कुछ और पहलू भी हैं? फिर एक सवाल ये भी उठता है कि इजराइल का तर्ज अमल सरहदों के हवाले से इतना ख़तरनाक और आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। लेबनान, शाम, ईरान और यमन तक कार्रवाइयाँ होती रही हैं, लेकिन अब मामला एक ऐसे मुल्क तक पहुँचा जो अमरीका का करीबी पार्टनर है और जिसकी सरजमीन पर सबसे बड़ा अमरीकी मिलिट्री बेस भी मौजूद है। तो क्या ये पेशरफ्त खलीजी रियासतों के लिए किसी बड़े खदशे का इशारा है? क्या दोहा के बाद दीगर जो दारुल हुकूमत हैं अरब स्टेट्स में वो भी गैर महफूज समझे जाएंगे? पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में एक सख्त मौक़िफ़ अपनाया इस पर और क़तर के साथ मुकम्मल यकजहती का ऐलान किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का जो हालिया दोहा का दौरा भी था वो इसी सिलसिले की कड़ी है। तो यहाँ पर भी सवाल ये कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की आवाज़ किस हद तक असरअंदाज हो सकती है, इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज़िया का मुसाक़िब साहब, ज़फ़र हिलाली साहब और पीजे मीर साहब लाहौर स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमू साकिब साहब, सबसे पहले तो ये जो हमला किया गया इजराइल की जानिब से कतर में, इसको अस्करी कार्रवाई से ज़्यादा ये कहा जा सकता है कि एक सिफारती हमला था। इसके असरात आप क्या देख रहे हैं और ये जो एक हबाव खुला हुआ है इजराइल का, इसके पीछे कौन है? कुछ बातें जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से वाज़ेह होती चली जा रही हैं अक्टूबर 2023 से, जब हमास ने हमला किया बकौल इज़राइल के 5000 मिसाइल थे और उसके बाद इज़राइल जो है वो अपने राइट ऑफ डिफेंस में हमला कर रहा है और गज़ा का सत्यानाश हो गया, तहस नहस हो गया, 60-70 हज़ार लोग मर गए। लेकिन हमास की समझ नहीं आई कि हमास के लोग जो हैं वो कितने मारे गए, आम फ़लस्तीनी बच्चे, ख़वातीन वग़ैरह। तो उस वक्त से लेके अब तक अगर चलें तो चीज़ आगे ही बढ़ रही है, मामलात ख़राब ही हो रहे हैं। और उसमें ये जो हमला हुआ क्यों हुआ, सीधी सी बात है, अगर वो इस्माइल हानिया के लिए किसी दूसरे मुल्क में जाके टारगेट कर सकते हैं या अगर ईरान के वो जो यानी कासिम सुलेमानी थे उनको इराक के किसी यानी एयरपोर्ट पे जो है वो टारगेट करके मार सकते हैं, तो ये तो अब खुलेआम हो रहा है। इंडिया जो है वो जरा चला जाता है कनाडा में, वहाँ पे करता है, इधर उसका ब्रह्मोस मिसाइल आ जाता है। कुछ समझ नहीं आ रही दुनिया किस तरफ जा रही है। ठीक बात है। क्यों हुआ? इसलिए कि मीडिएशन हो रही थी, इसलिए कि हमास के कुछ लीडर्स वहाँ पे थे और मीडिएशन इजराइल के हक में नहीं हो रही थी। अमेरिका ने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने बरहमी का क्यों इजहार किया? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप तो जो है वो जंगें बंद करा रहे हैं। वो खुल के कैसे कह दें कि जी ये आप बिल्कुल ठीक किया आपने, और फिर आपने जिस तरह कहा इत्तेहादी है कतर। रूस क्यों खामोश है? रूस इसलिए खामोश है कि वो तो खुद कई साल हो गए हैं एक मुल्क पे जो है उसने वो इन्वेजन की हुई है, अभी उसने क्राइमिया यानी अपने कब्जे में ले लिया था। चीन क्यों खामोश है? चीन इसलिए खामोश है कि वो दुनिया को बताना चाहता है कि हम किसी किस्म की भी एग्रेशन में नहीं हैं। और देख लीजिए कि अगर आप इंपीरियलिस्ट की बात करते हैं, वेस्टर्न पावर्स की बात करते हैं, तो इस तरह से वो कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम BRI कर रहे हैं, हम CPEC कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक हिसाब किताब कर रहे हैं। इस्लामिक वर्ल्ड जिसमें कि ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट के लोग आते हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनका क्या रिएक्शन है? उस सिलसिले में तो सिर्फ एक बात ही देख लीजिए कि ये जो हमला होता है कतर पे, इजराइल करता है और उसमें 2 ममालिक की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल होती हैं, फिर जाके कतर तक बात पहुंचती है। सही बात है। वो 2 ममालिक जो हैं इस्लामी ही हैं और वो बिल्कुल करीबी हैं, और उनमें से तो एक मुल्क ऐसा है जो कि OIC को लीड करता है, जो कि मुसलमान ममालिक में सबसे ज़्यादा अहम समझा जाता है जी। अब एक अजीब बात जो हुई वो ये हुई कि हमारे तज्जिए ने कहा कि भाई ईरान ने तो अभी भी जंग की थी, ईरान क्यों खामोश है?
नोट कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट। ईरान की तरफ से आपको क्यों नहीं कुछ आया? वो इसलिए कि अभी अभी जब यानी इजराइल और इसकी जंग होती है, मिसाइल चलते हैं, तो कितने मुस्लिम ममालिक या कितने इलाके और खिते के ममालिक उसके साथ थे। ठीक बात। उसको पता है उसके साथ जो हो गया वो हो गया, अब उसने उसको रिपेयर करना है, तो ईरान खामोश। अब आते हैं आके अपने प्यारे पाकिस्तान की तरफ। जी। दिल खुश हुआ है, सीना चौड़ा हुआ है, अच्छा लगा है कि जो मैंने वो हमारे जो आसिम इफ्तिखार हैं, हमारे मुस्तकिल मंदूब सिक्योरिटी काउंसिल में, आप जानती हैं कि पाकिस्तान आजकल प्रॉपर मेंबर है। वो जो नॉन मेंबर्स होते हैं ना 5 के अलावा, पाकिस्तान मेंबर है जी। उसमें जो उन्होंने बात की है, अगर हम डिप्लोमेसी की हिस्ट्री देखें तो पाकिस्तान ने शायद ही किसी भी मुल्क के बारे में इतने शदीद सख्त अल्फाज में मजम्मत की हो। ठीक बात है। अच्छा, इस वक्त की आखिरी बात जी। इजराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न। ठीक है। पाकिस्तान 2 रियासती हल के लिए काम जारी रखेगा, फलस्तीन के साथ खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। और जहां तक इस कतर की बात है, एक अच्छी बात इसमें से निकलती है कि आजकल जो एक था ना, जब ये 2023 में अक्टूबर में हुआ कि जी ये हो जाएगा वो हो जाए, पता नहीं खित्ते में जंग फैल जाएगी, बहुत सारी जो हैं वो यानी जो आपके ममालिक हैं वो आपस में लड़ेंगे। पता ये लगा है कि टारगेटेड है माहौल और अच्छा। किसी जगह को टारगेट किया जाएगा। अब क्या इजराइल जो है वो अमेरिका और रूस के हम पल्ला आ गया है? ये बैनुल अक़वामी ताकतों ने सोचना है कि आप अब कितने और लोग शामिल करेंगे जिनकी जब मर्जी आती है, जो आती है कर लेंगे, वो करना चाहते हैं वो कर लेंगे। यहाँ पे अपनी बात ठीक है। हिलाली साहब, ये जो कतर पर हमला हुआ, क्या इससे बाकी अरब ममालिक को भी ये पैगाम जाता है कि भाई इजराइल की दस्तरस में है, तमाम अरब ममालिक हैं और कोई पूछने वाला नहीं होगा? और क्या इन तमाम ममालिक में अब आप एक इनसिक्योरिटी बढ़ती हुई देख रहे हैं, और क्या ये इनसिक्योरिटी चैनलाइज होगी किसी अमली कदम में? रामीन, देखिए बात सीधी सादी है। ये अरब मुल्कों पे मैं आऊँगा, मगर पहला पॉइंट ये है कि ये जो अटैक है ये यूनाइटेड स्टेट्स के नेशनल इंटरेस्ट में नहीं था। कोई पर्पस यूनाइटेड स्टेट्स का सर्व नहीं किया, और यूनाइटेड स्टेट्स की अश्योरेंस और क्रेडिबिलिटी जो दी गई थी कतर को, उसको ख़त्म कर दिया, डिस्ट्रॉयड इट। मगर फिर हमारा सवाल आता है, तो क्यों नहीं वो कह सके नहीं करो? Why did they agree? और दिया उन्होंने एसेंट। ये झूठ है कि उनको पता नहीं था, दिया उन्होंने एसेंट। कैसे पता चला कि दिया? वो एरोप्लेन्स जो हैं उनकी रिफ्यूलिंग हुई थी, और ब्रिटिश और अमेरिकन मिलिट्री ने अपने प्लेन से और अपने जो फैसिलिटीज हैं उनसे उनको रिफ्यूल किया। और साथ साथ ये भी मैं बता दूं कि 2 मुल्क, अरब मुल्क जो हैं, उनको भी पता था, इसलिए उन्होंने ओवरफ्लाइट राइट्स भी दिए थे। तो क्यों नहीं अमेरिका कहा कि मत आओ? इसलिए रामीन कि अमेरिका कह नहीं सकता। अब आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं आप, इतनी बड़ी ताकत वो क्यों कह नहीं सकता? हाँ, एग्जैक्टली। और नेतन्याहू को ये पूछा गया था और नेतन्याहू ने इसका जवाब दिया। उसका एक वीडियो है क्या? और वो मैंने देखा है और शायद आपने भी देखा है जी। और उस वीडियो पे कहता है कि बिल्कुल सही पूछ रहे हैं आप सवाल, इट इज अबसर्ड, मगर वो हमें ना नहीं कह सकते हैं। कैन यू इमेजिन? इट इज अबसर्ड, मगर दे कैन नॉट से नो टू अस। तो जब वो नो नहीं कह सकता अमेरिका इजराइल को, तो फिर हमें समझना चाहिए कि ये तो कुछ नहीं है। इसके बाद एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसका नाम है द ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट। और ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट को भी अमेरिका ने हाँ कहेगा, इसलिए वो ना नहीं कह सकता। राइट। तो अगर, और नेतन्याहू का वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, तो अगर वो यूएस कंसेंट ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट को भी मिल जाएगा, तो इसका माने आधा सऊदी अरेबिया
का टेरिटरी तो इजराइल में चले ठीक बात जाएगा। है, ठीक बात है। जॉर्डन जो है इट विल सीज टू एग्जिस्ट, इट विल सीज टू एग्जिस्ट। सीरिया का तो लार्ज चंक वैसे ही चले गया है, वो भी चले जाएगा। और जी। इजिप्ट और लेबनान का भी कुछ हिस्से जाएंगे, जो ग्रेटर हिस्टोरिकल ग्रेटर इंडिया जो इजराइल प्रोजेक्ट जो है। और उनके रास्ते में कौन खड़ा हुआ है? कोई नहीं। OIC तो नहीं खड़ा हुआ है, यही तो UN मसला भी है। नहीं खड़ा हुआ है, कोई अरब नहीं खड़ा हुआ है। नोबडी इज स्टैंडिंग, नॉट द OIC, नॉट द UN, नॉट द अरब्स। हाँ, पाकिस्तान खड़ा हुआ है, ईरान खड़ा हुआ है, शायद तुर्की भी खड़ा होगा, मगर साथ साथ उनके साथ है कौन? हिंदुस्तान है उनके साथ। ये तो हमें पता है, कब से पता है? उस वक्त से पता है जब पैलेस्टाइन को उन्होंने इक्वेट किया कश्मीर के साथ, और जो फलस्तीन में हुआ वो कश्मीर में हो रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे लिए सिर्फ 2 मुल्क हैं जो हमारे साथ खड़े होंगे जब वक्त आएगा, वो है चीन और वो है रूस, जो माने जो गिने जा सकते हैं, और इंशाल्लाह वो हमारे साथ देंगे। अदरवाइज देयर इज नथिंग, नोबडी टू स्टॉप ग्रेटर इजराइल। यहीं से मेरा सवाल मीर साहब कि वाई इज़ देयर नो वन जिसमें ये जुर्रत हो या ये इंटेंट ही हो कि इजराइल को हमने रोकना है, क्यों हमें उस रास्ते में कोई नज़र नहीं आ रहा? एंड व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट ग्रेटर इजराइल कि अमेरिका की भी कंसेंट है उसे? आप देख लें, पहले सीरिया, ईरान, और उसके बाद यमन, फिर कतर। व्हाट नेक्स्ट? एग्जैक्टली। तो जो हम बात कर रहे हैं ना जी, लिप सर्विस के मजम्मत मजम्मत मजम्मत, क्या मजम्मत? आपके हजारों लोग मारे गए, डिस्प्लेस हो गए, अपरूटेड हो गए, और हम मजम्मत कर रहे हैं। और पर्टिकुलरली द इस्लामिक ब्लॉक। मुझे तो कई वेस्टर्न मुल्कों में मुझे अच्छा लगा कि दे स्टूड बाय द पैलेस्टीनियंस। इजराइल ने, अगर आप देखें तो उसने बड़े अच्छे इनरोड्स बना दिए थे, दोस्तियां कर रहा था। सऊदी अरेबियन एम्बेसी उधर आ गई, UAE की आ गई, दूसरे अरब्स की उधर टेल अवीव में आ गई एम्बेसीज, जी। और ये एक रूट था टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी फॉर इजराइल एंड फॉर रीजनल पीस। राइट। लेकिन इस सारे को ख़त्म कौन कर रहा है? बिकॉज ऑफ द इजरायली अटैक्स ऑन दिस कंट्रीज। अब सब बैकफुट पे हो गए। UAE ने कह दिया, रेड लाइन दे दी है जी। कतर, आप देख लें, कतर के जो शेख हैं, मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा उन्होंने जवाब दिया कि हम रिटेलिएट नहीं, हम अभी फिर भी पीस चाहते हैं और हम नेगोशिएट करेंगे। लेकिन इजराइल इज नॉट डूइंग दैट। Israel is not doing that. It is hell bent because it is creating that bifurcation जो कि अमेरिका चाहता है। अमेरिका ये नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट यूनाइटेड हो। अच्छा। वो ये नहीं चाहता। आपने देख लिया, आपने इराक को देख लिया, आपने कुवैत को देख लिया, आपने जो गल्फ वॉर है उसके अंदर भी देख लिया। तो जो उसकी जो मास्टर गेम है वो यही है। इराक में आया था ना जी, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, क्या मिला उसको? मुझे बता दें। इराक को तबाह करके चला बाद में गया। सॉरी कह दिया कुछ बिल्कुल। यहाँ भी यही कर रहे हैं कि ये ऑपरेशन हमने किया है जो बिन लादेन का किया था अमेरिकनों ने। हाँ। और भाई बिन लादेन का जो किया था हमने हेल्प किया है। पाकिस्तान के अंदर कोई अंदर नहीं आ सकता। ये पाकिस्तान को अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं कि हेलीकॉप्टर्स आ गए, ये हो गया, फलाना हो गया। ये कहानी मौलाना फजल रहमान से पूछें, ये उससे पूछ लें, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो रहे कुरैशी, उनसे पूछ लें। ये सबको पता है क्या है, ये सबको पता है। इनफैक्ट मैं आज बता देता हूँ जी, जिस रात को अटैक हुआ है उस रात को हमारे वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी पेरिस पहुंचे थे जी। तो जब वो पेरिस पहुंचे मैंने उनसे कहा जी रात को अटैक हो गया, क्या करें? हाँ। हम ब्रसेल से उधर गए, सबको पता था, हर एक को पता था, लेकिन नहीं बोलते बिकॉज ऑफ वैरायटी ऑफ रीजंस, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ रिप्राइजल्स। हम चुप रहे। उस दिन ओबामा के 9 पॉइंट्स चढ़ गए थे। हाँ। और मैंने पाकिस्तान एम्बेसी पेरिस के अंदर, गिलानी साहब सुन रहे हैं, इनको मैंने कहा, मैं कहा सर इसका जवाब हमें देना है, ये हमने ये हमारी इजाजत के बगैर, और आपने तो कहा है नो बूट्स, जी, तो जी। बूट्स आगे ले गए ना, तो आपकी इजाजत से आए, उस तरह तो नहीं आए वो। लेकिन उसको इस तरह कर रहा है कि पाकिस्तान इस तरह ही बैठा हुआ। पाकिस्तान इस तरह नहीं बैठा, पाकिस्तान बिल्कुल इस तरह नहीं बैठा। और इसके जवाब जनरल मुशर्रफ ने लोगों को भी दे दिए हुए।
क्वेश्चन यहाँ उठता है व्हाट डू वी डू। हमारे वजीर आजम अब गए, जी बड़ी अच्छी बात ठीक की, है। मजम्मत की, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अब आपको तकड़ा एक स्टैंड वो लेना है, जो कि भी नजम साकिब साहब ने कहा, हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने किया है। आप एक तकड़ा स्टांस लें, इनफ इज इनफ, सैंक्शंस लगाएं। जब तक हम सैंक्शंस के ऊपर सारे नहीं बैठेंगे, और वो हिंदुस्तान पे भी हमें सैंक्शन लगाने हैं, क्योंकि ये दोनों मुल्क बाज नहीं आ रहे। आपने देखा है कोई मजम्मत आई है इंडिया की तरफ से? बिल्कुल भी नहीं, कोई मजम्मत नहीं आई। लेकिन देखिए ना, पाकिस्तान तो ठीक है, हम तो रिकग्नाइज ही नहीं करते ना इजराइल को, है तो पासपोर्ट पे लिखा हुआ है, लेकिन असल जो सैंक्शंस लगानी है, असल जो ताल्लुकात के ऊपर बात करनी है, वो अरब ममालिक नहीं करनी है। अब्राहम अकॉर्ड्स चल रहे थे साथ साथ। मीन कौन सा अब्राहम रिकॉर्ड? ये जितने ये अरब स्टेट्स हैं, इनको पता चल गया है ना। आप बड़े बड़े वो बुशन पता नहीं कौन से अवार्ड्स मोदी को दे रहे हो, देख लिया उसका क्या अवार्ड दे के मिल गया। सही बात। आप उसको अमेरिकन प्रेसिडेंट को प्लेन्स दे रहे हो, प्रेसिडेंशियल प्लेन्स दे रहे हो, क्या मिला आपको? वापस लो इनसे प्लेन, ऐसे लोगों से। द क्वेश्चन इज, आपने अपने ग्राउंड पे खड़ा होना है। देखो, यूनिटी इस्लामिक ब्लॉक ने दिखानी है, वेस्टर्न ब्लॉक के साथ। सारा वेस्टर्न ब्लॉक एक जैसा नहीं है। आपने देख लिया है कि यूरोपियन कोर्ट्स के अंदर मूवमेंट चल रही है कि इसको वॉर क्रिमिनल किया जाए। द क्वेश्चन इज, ये करेगा कौन? हम मजम्मत कर रहे हैं, करेगा कौन? दिल्ली के गले में घंटी कौन डालेगा? नजम साकिब साहब, आप अपने ओपिनियन प्लीज जो आप देना चाह रहे हैं वो भी दें, साथ ही ये भी बताइएगा कि अमेरिका अरब को मुत्तहद नहीं देखना चाहता। पीजे मीर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, इस वजह से ये सब हो रहा है, आप इस पर भी प्लीज कॉमेंट कीजिए। कहानी पुरानी है, ये डिवाइड एंड रूल वाली चीज़ बहुत पुरानी है। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा खुशाइन बात हो रही है ना, या होने वाली है, उसकी तरफ इशारा करना चाहता हूँ। जी देखिए, इस वक्त 28 ममालिक हैं पूरी दुनिया में जो इजराइल को तस्लीम नहीं करते एज अ स्टेट, एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। उन 28 ममालिक में ज़्यादातर जो है वो मुसलमान ममालिक हैं। पाकिस्तान उसमें शामिल है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिर कुछ गैर मुस्लिम ममालिक हैं, मिसाल के तौर पे नॉर्थ कोरिया है, क्यूबा है। क्यूबा वो मुल्क है जिसने पहले तस्लीम किया, फिर नॉन अलाइंड मूवमेंट की वो मीटिंग हुई और उसके बाद उसने कहा जी हम नहीं तस्लीम करते, उसने उसूली मौक़िफ़ लिया। बिल्कुल। इस महीने के यानी इस सितंबर 2025 के आखिरी जो आपका अशरा है, उसमें हो रहा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सालाना इजलास। जी, उसमें बहुत सारे ममालिक जो हैं वो सरकारी तौर पे ऐलान करेंगे कि हम फ़लस्तीन को बहैसियत एक रियासत के तस्लीम करते हैं। ये इस पूरी खखेड़ का सबसे अच्छा पहलू है एज फार एज पैलेस्टाइन इज कंसर्न्ड और द मुस्लिम कॉज इज कंसर्न्ड, एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न्ड, और फॉर दैट मैटर द एंटायर उम्मा इज कंसर्न्ड। कि उसमें शामिल कौन कौन से मुल्क हैं? आपको पता है स्पेन और आयरलैंड वगैरह ने तो पहले से ही हैरान कर दिया ना अमेरिका को। उन्होंने तस्लीम कर लिया कि जो आपकी रियासत है ये वाली फ़लस्तीन की, वो हम उसको मानते हैं। फ्रांस जो कि P5 का मेंबर है, जो आपकी जिनके पास वीटो होता है ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, वो करने जा रहा है और उसने ऐलान ऑलरेडी कर दिया, अब सरकारी तौर पे ऐलान करना है। लिहाजा सिर्फ यही नहीं है कि इजराइल जो है वो उसकी दुम पे कोई पाँव नहीं रख रहा, या इजराइल जो है उसको जो उसका दिल में आता है वो कर रहा है, ऐसा नहीं है। लग ऐसा रहा है, अंदर सूरत हाल क्या है? एक पैरेलल मूवमेंट चल रही है जिसमें दो रियासती जो हिसाब किताब है उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे इत्तेफाक है। और इवेंचुअली क्या होगा? इवेंचुअली ये होगा कि इजराइल एक तरफ खड़ा होगा और उसके साथ सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होगा। पूरी की पूरी आलमी बरादरी दूसरी तरफ से होगी, और अल्लाह ने चाहा तो रियासत के तौर पे फ़लस्तीन इंशाअल्लाह उभरेगा। इंशाअल्लाह जी। नाज़रीन, डिस्कशन का जारी, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। अमेरिका और भारत के ताल्लुकात एक नए मोड़ पर खड़े हैं। अमेरिकी वज़ीर ने हालिया बयान में, जो अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो, उन्होंने भारत के हवाले से बड़ी अहम स्टेटमेंट्स दी हैं। भारत के एम्बेसडर से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से भी स्टेटमेंट दी कि अमेरिका के पास जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, जितने भी ताल्लुकात हैं, उनके हवाले से भारत बहुत ही अहम है। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि ये बयानात ऐसे वक्त में सामने आ रहे हैं जबकि इससे पहले हमने देखा था कि भारत के खिलाफ एक ट्रेड वॉर शुरू की गई, टैरिफ्स लगाए गए, बड़े भारी भरकम 50% टैरिफ लगाए गए और हम देख रहे थे कि शायद मुसलसल एक टेंशन है, यूएस और इंडिया के रिलेशनशिप स्ट्रेन का शिकार हो रहे हैं। लेकिन जब इस तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, फिर हम देख रहे हैं कि कुछ रिव्यू करने की बातें भी हो रही हैं, टैरिफ्स के हवाले से मुज़ाकरात भी चल रहे हैं उस पर मोदी और ट्रंप के दरमियान। तो फिर सवालात यहाँ पर खड़े होते हैं कि क्या ये सिर्फ एक रेटरिक होता है, ऑप्टिक्स होते हैं, और असल में इंडिया बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है अमेरिका के लिए और उसकी वजूहात क्या हैं, यही जानने की कोशिश करेंगे इस सेगमेंट में। हिलाली साहब, ये जो भारत और अमेरिका का रिलेशनशिप है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? कोई ख़ास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मेरे ख्याल में। ये जो भागदौड़ ये कर रहा है, क्या नाम है उसका, ट्रंप, इससे तो जाहिर हो गया है कि वो किस किस्म का आदमी है और किस किस्म की चीप पैथेटिक स्टेट्समैनशिप है। देखिए, जल्दी से शुरू करते हैं। पहले तो 25% उन्होंने टैरिफ लगा दिया हिंदुस्तान पे, और ठीक लगाया। उन्होंने कहा तुम हमारे गुड्स को ज़्यादा टैरिफ करते हो और तुम्हारे पास सरप्लस है 80, 50, 60 बिलियन का, लिहाजा ये ठीक नहीं है, तो हम चाहते हैं हम तुम्हारे पे गुड्स पे लगाएंगे। लगा दिया उन्होंने 25%, चलो ठीक किया। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अगर तुम तेल खरीदते रहोगे तो हम तुम्हारे पे और 25% लगा देंगे। इंडिया ने कहा नहीं नहीं, तेल तो हम खरीदेंगे, इसलिए कि प्रॉफिट बना रहा था, खासा प्रॉफिट बना रहा था उससे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो करते रहेंगे। ही ट्राई टू मेक इट इनटू एन इश्यू ऑफ प्रेस्टीज। तो उन्होंने फिर 50% लगा दिया और साथ साथ वार्निंग दिया कि अगर तुम ख़त्म नहीं करोगे वो काम जो रशिया को लड़ाई लड़ने की पैसे मिल रहे हैं, तो हम 100% लगा देंगे उनको। अच्छा, ठीक है। उसको सुन के फिर मूडी ने पैनिक किया। वो सुन के भागा चाइना और रशिया के पास, पैनिक किया बल्कि। अच्छा, ये जब भागा रशिया और चाइना के पास, ट्रंप जो बड़ा बात करता है पोकर और ये और वो, आर्ट ऑफ द डील और किताब और पता नहीं कितने प्रोग्राम्स किया है, ही पैनिक। उसने कहा यार ये तो हिंदुस्तान हमारे हाथ से जा रहा है, हो। और उसको खूब गाली मिलने लगे उन लोगों के अमेरिका में जो 20-30 साल से ये रिलेशनशिप बना रहे हैं। उन्होंने कहा ओहो, इंडिया तो इज गोइंग टू जंप शिप। और तो उसने एक चीज किया जो कभी पहले शायद हुआ नहीं है। वो रूबियो को कहा कि तुम जाओ कॉन्फर्मेशन हियरिंग्स पे, ये जो नया एम्बेसडर बन रहा है हिंदुस्तान का, अमेरिका का, और उनको शो करो कांग्रेस को कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है और ये कुछ ज्यादा, आई थिंक इंस्ट्रक्शंस हैं, ये कुछ ज्यादा हो गया है। मैंने जो पोकर खेल रहा था वो मुझे मिसरीड कर रहे हैं, वी वर ओनली किडिंग। तो हमारा अब वो हाथ को वो कॉल करने लगे हैं, ये इंडिया स्टैंड ले गया है, खड़ा हो गया है, अब हमें बड़ा नुकसान होगा। तो ये उनको जाके कहो ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर वापस वो आए और कहने लगे नहीं यार, अब मैंने द इम्प्रेशन ही गेव कांग्रेस रूबियो वाज, ऐसी कोई खास बात नहीं है, हमारे बड़े अच्छी दोस्त है, ये वी हैव नो इंटेंशन ऑफ फॉरसेकिंग इंडिया एटसेट्रा, और जल्दी से जल्द रिलेशनशिप नॉर्मल हो जाएगा जो था। तो ये आई मीन आप क्या कह सकते हैं, ये क्या है ये ट्रंप? आपने देख लिया है, ये अपने आप को स्टेट्समैन समझता है, आर्ट ऑफ द डील के ऊपर उसने अपनी ये बनाई है, पोकर कहता है। इसको तो पकड़ा गया है कितने तीजे में, ही हैज बीन टर्न्ड, वो झूठ बोला इसके बारे में, कतर के बारे में कि मुझे पता नहीं था। सबको पता है और होना चाहिए कि इसको पता था। झूठ बोला इंडिया को कि तुम्हारे साथ मैं ऐसे वैसे करूंगा। अब इंडिया हैज फाउंड आउट कि इसका क्या वैल्यू और वर्थ है। तो मेरे ख्याल में ये अमेरिकन जो प्रेसिडेंट्स आए हैं ऑफ लेट, बाइडन से लेके इसको, मीडियोक्रिटीज हैं बेसिकली, और ऐसे मुल्क को लगातार इतना बुरा लीडरशिप और इतना
एमेच्योर लीडरशिप मेरे ख्याल में उनको नहीं आया, इसलिए उनकी ये हालत है। पता नहीं इसका क्या होगा, आई मीन इसका पता है क्या होगा, वापस दोस्ती उनकी हो जाएगी। दे कैन नॉट अफोर्ड टू फॉरसेक इंडिया। आप देख रहे हैं चाइना का क्या राइज इन स्टैचर हुआ है। रूस अब तो पोलैंड को लगा रहा है। रूस तो पोलैंड विच इज अ नेटो मेंबर को अपने डायरेक्टली अपने वेपन्स के साथ हिट कर रहा है। और हालांकि अमेरिकनों ने जब वेपन्स दी थी यूक्रेन को, उन्होंने कहा था ये रूस के खिलाफ नहीं इस्तेमाल करो, इन रशिया, माने अपने जमीन पे करो। तो मेरे ख्याल में थिंग्स आर गेटिंग अ लिटिल आउट ऑफ हैंड एंड आई डोंट थिंक ही हैज द स्टैचर, द कैपेबिलिटी टू हैंडल इट ट्रम्प, मगर वो है प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, अब क्या करें। जाहिर है। मीर साहब, ये एमेच्योर लीडरशिप है या फिर कोई स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंडिया के हवाले से ट्रम्प की? देखें, जो पहले आपने इनके बयानात सुने, वो ये है टेररिस्ट 50 से मैं ये कर दूंगा, आई विल इवन गो टू 100, ये इसको मैं कहता हूँ एक डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक टेस्टर। अच्छा, ये टेस्ट करते हैं मार्केट कि देखो ये क्या जवाब आएगा क्या नहीं। सही कह रहे हैं। एंड एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, आई थिंक क्रेडिट टू मोदी, वो अपने ग्राउंड पे खड़ा रहा। और जब वो खड़ा रहा तो फिर उसके बाद नेचुरली फिर उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक जो मेजर्स हैं उसको अडॉप्ट किया। रूबियो को भेज दिया, भाई जाओ देखो क्या करता है क्या नहीं, इंडिया तो हमारा दोस्त है, मोदी तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, ये वो। तो पहले कहाँ था भाई? इंडिया हमेशा एक प्रॉक्सी रहेगा यूनाइटेड स्टेट्स का। वजह यह है कि अमेरिकन इतने ज़्यादा इंट्रेंच्ड हैं बिजनेस वाइज एंड मिलिटरीली वाइज इंडिया के साथ कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। क्या अगर वो अपना एक्सेस चेंज करेंगे एंड गो टूवर्ड्स चाइना और रशिया, जो कि एक डिफरेंट कैलिबर है मिलिटरीली, तो क्या जो आपके पास तमाम आर्मामेंट है, क्या आप इसको चेंज करेंगे? थिंक अबाउट इट, लुक एट द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड। So India will not do that. So India will basically always अपनी भी बात मनवाएगा, उनके साथ भी खेलेगा, और टेस्टर उसने रशिया के साथ दे दिया। अच्छा, इंडिया की और चाइना की कभी दोस्ती नहीं हो सकती, ऑर्गेनिक नहीं होगी। ये है ही नहीं है ना। उनका पुराना वो एक लड़ाई चल रही है लैंड की ऊपर से, लद्दाख के ऊपर से चल रही है। हमारी भी कश्मीर पे चल रही है, ठीक बात, हमारी पानी पे भी चल रही है जी। तो जब तक हम एक बुनियादी एक डिफरेंसेस उसको ठीक नहीं करेंगे, ये एक लिम्बो में रहेगी एक रिलेशनशिप। और जब ये लिम्बो में रहेगी रिलेशनशिप, उसका हल एक ही होता है कि आप टेम्परेरी रिलीफ दे देते हैं एक दूसरे को। बिजनेस भी चल रही है, लेकिन आपके जो रिलेशंस है ना, जो डीप रिलेशंस है, वो कंस्ट्रेंड रहते हैं। क्यों? अमेरिका अब पूरी कोशिश करेगा कि इंडिया को शायद इतनी टैरिफ्स ना लगाए, शायद वो सस्ता कर दे, शायद वो कम कर दे, ये कर दे, लेकिन वो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखेगा। अच्छा। और रखेगा इसलिए क्योंकि वो ये नहीं चाहेगा कि हिंदुस्तान अपने अंडे जितने भी हैं वो रशिया या चाइना के उसके अंदर भेज दे। क्योंकि लोगों, देखो दोस्ती कोई नहीं होती है, इंटरेस्ट होते हैं, हर एक इंटरेस्ट होते हैं। और जो इंटरेस्ट, ये बेनज़ीर भुट्टो का बड़ा अच्छा था ये एक लफ्ज़ कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स बट इंटरेस्ट्स, एंड आई एग्री विद हर कि हमारे इंटरेस्ट होते हैं, दोस्ती शोस्ती कोई नहीं होती। वो कहे जी हायर देन हायर, द लोअर देन द लोअर एंड ऑल दैट, ये गिमिक्स हैं, ये पॉलिटिकल गिमिक्स हैं और इस पर सब चलते हैं। सो बेसिकली ये एक अनप्रेडिक्टेबल आदमी है, ये बिजनेस को उसी तरह चला रहा है। ये 70 बैंकों का मकरूज था डोनाल्ड ट्रंप, इसका एम्पायर नीचे जा रहा था और बैंक्स ने इसको फ्लोट किया दोबारा। इसकी अटलांटिक सिटी तो बिल्कुल ही चली गई थी लिटरली, तो इसको फ्लोट किया, खड़ा रखा और फिर इसने अपने आप को रिवाइव किया और चला और चल रहा है। तो वो अमेरिका को भी इसी तरह चलाने लगा है। लेकिन आपने अमेरिकन कोर्ट्स भी देख लिए कि वो क्या बात कर रहे हैं, इनके एडवर्सरीज भी पॉलिटिक्स में देख लिए, इनकी अपनी पार्टीज में कितनी रिजेंटमेंट आई, और लोग अब कह रहे हैं कि आप अमेरिका को वाकई एक गरीब मुल्क बनाने की कोशिश कर रहे हो। सो ये एक डिबेट चल रही है। इस डिबेट के अंदर अब
कहाँ तक इंडिया बैठता है और कहाँ तक मोदी अपने राइवल्स को हिंदुस्तान के अंदर सस्टेन कर लेता है, क्योंकि जो राहुल गांधी है और प्रियंका भी आप देख लो कि कितनी प्रोएक्टिव हो गई है, तो इनके ये जो ऑनस्लॉट है ये इसको कैसे जवाब देगा। तो इंडिया इज इन ट्रबल दैट वे डिप्लोमेटिकली, एंड लेट्स सी कि आगे क्या इसकी स्टोरी बनती है। ठीक है नजमुल साकिब साहब, आप इसे इनकंसिस्टेंसी इन पॉलिसी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे या फिर आप समझते हैं कि यही पॉलिसी है, जैसे कि मीर साहब ने बोला कि वो एक टेस्टर लगाते हैं उसके बाद चेक करते हैं और मामला तो उनके डिप्लोमेटिकली वही रहते हैं जो उनकी पॉलिसी है पहले से? सबसे पहले तो ये है कि वो जो पुराना एक था ना हिसाब किताब की सिफारतकारी है, सिफारतकारी ऐसे होती है जो यूनान पुराने से शुरू हुई और आज तक चलती आ रही है, 9/11 के बाद ख़त्म हो गया जी। उसके बाद ये जो रूस का यूक्रेन में जाना, इज़राइल की ये सारी हट धर्मियाँ, उसके बाद ये है कि आजकल लोग जो है वो अपने सफ़ीर नहीं भेजते दूसरे मुल्कों में, आजकल मिसाइल्स भेजे जाते हैं, आजकल जो है ना वो एयरक्राफ्ट भेजे जाते हैं और वो बमों के ज़रिए, बॉम्ब्स के ज़रिए मैसेज देते हैं कि हम आपके बारे में ऐसे सोच रहे हैं। तो जो सिफारतकारी का एक टेक्निकल और वो जो एक क्लासिकल वो था ना उसका वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी चल रहा है। जब उनकी मर्जी आती है वो सिफारतकारी को बीच में डाल के कहते हैं देखिए जी सिफारती लिहाज से ये ठीक नहीं है। अभी तक है कि नहीं ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन यूनाइटेड नेशंस का मौजूद है तो सही। ICJ भी मौजूद है, ICC भी मौजूद है, सारे वो इदारे मौजूद है, यूनाइटेड नेशंस इटसेल्फ मौजूद है। वो उसको उस तरह इस्तेमाल करते हैं जब उनकी ज़रूरत पड़ती है। देखें अभी बात हुई कि वो सारे अंडे जो हैं वो उसने चीन और रूस में यानी डालने की कोशिश की उनकी बास्केट में। आपने नोट किया कि उन्होंने वो अंडे लिए नहीं। वो जिस तरह वो परेड हुई ना तो उसमें आपने देखा हमारे प्राइम मिनिस्टर तो थे लेकिन मोदी साहब नहीं थे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि प्रेसिडेंट शी को पता था कि अंदर खाते में गेम क्या हो रही है। ये दिखावे की बात है कि जी अब हम 25 का है तो अब 50 कर देंगे, 50 से 100 कर देंगे, रूसी तेल का फलाना ये वो कर दो वगैरह वगैरह। अगर प्रेसिडेंट शी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पता ना होता तो वो यकीनन उसको एक VIP के तौर पे इस्तेमाल करते। उनको पता था अंदर खाते में गेम क्या हो रही है और वो हमारे सामने आ गई। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान एक बार फिर शदीद माहौलियाती बहरान का शिकार है। वफाकी काबीना ने आखिरकार मुल्क में क्लाइमेट और एग्रीकल्चर इमरजेंसी नाफिज करने का फ़ैसला किया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कदम वक्त पर उठाया गया है या बहुत देर बाद। हम सब ने बहुत खौफनाक मनाजिर देखे इस साल। पंजाब और दीगर इलाकों में हमने डूबी हुई कश्तियाँ देखी, खेतियाँ देखी, हज़ारों बेघर ख़ानदान देखे, तबाहशुदा घर देखे, मरे हुए मवेशी देखे। ये सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं थी बल्कि कौमी अलमिया भी है जो खुराक की सलामती से लेकर मईशत और आम आदमी के चूल्हे तक को ख़तरे में डाल रहा है। अब सवाल यहाँ पर यह है मीर साहब कि एग्रीकल्चरल और क्लाइमेट इमरजेंसी तो लगा दी है, लेकिन क्या ये ट्रांसफॉर्म हो भी सकेगी क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन या रेफॉर्मेशन में? ये आज लगाई है, कल लगाई है इमरजेंसी? जी ऐसी रिसेंटली जब थाई तबाही होगी उसके बाद। ये जब नजमुल साकिब साहब ने एक प्रोग्राम में कहा कि ये नेशनल क्राइसिस है, ये सारे सो रहे थे। यहाँ कोई हम चने बेच रहे हैं इधर बैठ के, जो बात करते हैं पाकिस्तान के मुफाद की बात करते हैं जी। तो आप सीरियसली क्यों नहीं लेते? आप इतना देर से रिएक्ट क्यों करते हैं? आपको तो डे 1 से करना चाहिए ये नेशनल इमरजेंसी। सही बात। देखो ये अगर हम बाद में लिप सर्विस तो हम बड़ी कर देते हैं, हाँ जी ये हो गया, ये कर देंगे, वो कर, नो एक्शन लो। कल आपको पता था, एक तो इंक्वायरी करें शुजाबाद का जो बंद है ये किस तरह टूटा है। सही बात है, इसका जवाब दें मुझे। मैन मेड क्राइसिस है, मैन मेड क्राइसिस है, ये फ्लड्स का नहीं है, ये मैन मेड है। शुजाबाद डूब गया है उसके अंदर। मुझे बताओ गंदम आपकी सारी खराब हो गई है, अब आपके पास गंदम नहीं बचेगी, सारा पानी में रुड़ गई। मुझे बताओ इसका कौन जवाब देगा? कोई इंक्वायरी कराएगा इसकी? तो बात यह है कि हम इमरजेंसी कह देते हैं, बड़े बड़े लफ्ज कह देते हैं, हमें एक्शन चाहिए भाई। हमें ये लफ्ज नहीं चाहिए। जो लोग मर जाते हैं, क्या है आपकी बोट्स कैप्साइज कर गई हैं सत पंजाब के अंदर, मुझे बताओ ये बोट्स क्यों कैप्साइज हुई हैं? वर दे नॉट केपेबल? वर द बोट्स ओवर फ्लडेड और व्हाट? राइट। क्या ओवर क्राउडेड थी? ये सारी चीज़ें
लेकिन अब जो बात आ रही है, ये तो हम तो डिजास्टर पे रोते ही रहते हैं ना। 1947 से कभी इस पाकिस्तान में तो कभी इधर जी, जी। रोते रहे। अब जो 25 तारीख को आपकी जो IMF आ रही है, हाँ, क्या ये जो डिजास्टर है, नेशनल कैलामिटी जो है, क्या इस पे वो गौर व फिक्र करेगी? क्या इस पे सोचेगी कि पाकिस्तान पे जो आपने जो पैसे देने, क्या आप और स्ट्रिंजेंट हमारे पे वो बोझ डालेंगे कि आम आदमी पे इतना टैक्स पड़ जाए कि हम बिल्कुल ही क्रिपल हो जाएं? क्रिपल तो हो ही गए हैं वैसे भी, लेकिन क्या इस पे मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी, पर्टिकुलरली फ्रॉम एन IMF पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उसने हमें फंड करना है। तो लेकिन फंड करना है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या वो टफ रखेंगे? क्योंकि हमें तो बहुत इजी टर्म्स एंड कंडीशन चाहिए। नंबर 1, हमारा जो किसान है, इसके लिए IMF कुछ करेगा, कुछ हमें कोई पैसे देगा? क्यों? हमारा किसान डूब गया है, खत्म हो गया है। वो अगले साल कैसे काश्तकारी करेगा? पानी तो अभी भी डोमेंट रहेगा। तो ये जो चीज़ें हैं, इस पे हमें बड़ी गौर फिक्र करना है। एंड आई एम श्योर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और हमारे जो इकोनॉमिक अफेयर्स के जो लोग हैं, इस पे ज़रूर कोई बात करेंगे, लेकिन इस पे बात करने की बहुत ज़रूरत है। बाद में ना करिएगा, अब करें। यही प्रॉब्लम है नजमू साकिब साहब के इमरजेंसी लगाना हमें उस वक्त याद आता है जब सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका होता है। लेकिन वही बात है कि ठीक है, आपने देख लिया, एक डिस्ट्रक्शन हुई, बट कितनी दफ़ा आप ये देखेंगे और कितनी दफ़ा आप ये ऐलानात करेंगे कि इसके बाद हम सब कुछ ठीक कर लेंगे और फिर भी नहीं होगा? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में बुध वाले दिन ये इमरजेंसी नाफिज हुई, क्या हमें पता भी है कि इसका मतलब क्या है? क्या जिस काबीना मीटिंग में ये ऐलान हुआ कि जी माहौलियाती और ज़रई जो है वो इमरजेंसी नाफिज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? सही बात है। करना क्या आपने? Exactly. आपने एक फिक्रा बोला है कि उसके बाद भी कुछ होगा। इसका जवाब क्विकली देना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले मीर साहब जो है ना, जब बोलते हैं तो दिल दुखता है, सच्ची बात करते हैं ये। अभी इन्होंने बात की है कि जी IMF का आ रहा है तो क्या वो किसान को कुछ देगा? मेरा ये मसला नहीं है। मेरा ये कि अगर IMF ने किसान को दे भी दिया तो उन तक पहुंचेगा कि नहीं? अगर किसान के लिए उन्होंने कहा कि जी किसान जो डूब गए हैं, ये जो गरीब मर गए हैं, ये फलाना हो गया, ख़ानदान के ख़ानदान तबाह हो गए, आपके सैलाब में सारी जिंदगियां जो बह गई, उनके लिए हम ये आपको 10 रुपए दे रहे हैं, वो 10 रुपए उन लोगों तक पहुंचेंगे कि नहीं? मेरा मसला ये है। अच्छा, अब आते हैं उस कैबिनेट मेंबर, यानी एक हमारी इत्तेफाक से मुलाकात हो गई जुमेरात वाले दिन, यानी कि कल। तो मैंने पूछा, हुजूर वाला ये जो इमरजेंसी है इसका मतलब क्या है? कहते हैं वो कुछ प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कमेटियां बनाई हैं, तो वो, और मैंने कहा उनको करना क्या है उन्होंने? हाँ। तो उनके साथ एक और साहब थे जो कि जानते थे, यानी हमारे एक ब्यूरोक्रेट दोस्त, उन्होंने बताया जी देखें कमेटियां बनेंगी, कमेटियां तखमीना लगाएंगी कि किस तरीके से कितना नुकसान कहाँ पे हुआ है, उसके बाद कंपनसेटरी मेजर्स लिए जाएंगे कि उनको किस तरीके से कंपनसेट किया जाए। तो इसका मतलब है ये है इमरजेंसी। ठीक है। मैंने फिर एक सवाल किया जिस पे सन्नाटा हो गया। क्या? मैंने कहा हुजूर वाला, आपको पता है ना मैं कभी कभी एक गैर ज़रूरी सवाल कर देता हूँ। तो मैंने उनसे कहा जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपने ये बड़ा अच्छा किया, इमरजेंसी अल्लाह अल्लाह करके आपने नाफिज कर दी, कमेटियाँ भी बन गई, सारा कुछ हो जाएगा। ये बताइए कि जो 2022 के सैलाब आए थे और उसमें जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो हुए थे कि जी आपने बैंकेबल प्रोजेक्ट्स बना के देने, और उसमें 600 बिलियन, ये 600 बिलियन डॉलर की बात हो रही है। क्या हुकूमत वक्त ने कोई इंक्वायरी इनिशिएट की है कि ये गवर्नर्स का कौन सा फॉल्ट है, क्यों हम वो नहीं दे सके और 600 बिलियन डॉलर आपके ज़ाया हो गए? इसके बाद महफिल में सन्नाटा छा गया था। हिलाली साहब, जब ये सैलाब आते हैं तो एक मसला खड़ा नहीं होता, ज़ाहिर है इन्फ्लेशन हो गई या फूड क्राइसिस आ रहा है, ये सब एक ऑर्गेनिक उसके हैं कॉन्सिक्वेंसेस, लेकिन साथ में ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी शुरू हो जाती है, पैरेलल ब्लैक मार्केट भी खड़ी हो जाती है, चीज़ें आर्टिफिशियली भी महंगी कर दी जाती हैं। तो ज़ाहिर है जब हुकूमत इस तरह की इमरजेंसियाँ लगाती है तो ये सारी चीज़ें आपको लगता है कि उनकी प्रायोरिटीज़ में शामिल है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिन मुल्कों के पास ये जाके
हर वक्त जब ऐसा कोई कैलामिटी आता है पैसे पूछते हैं, वो मुल्क जो है वो उनको याद दिलाता है कि इससे पहले भी हमने पैसे दिए। 2010 से लेके 2025 तक 5 फ्लड्स हुए हैं, हाई लो कैटास्ट्रॉफिक जो भी आप कहें हुए हैं। हम जाके अपना वो लोटा जाके खुशकोल जाके उधर उधर हिलाया है, और हर वक्त हमें कुछ ना कुछ मिले हैं। और हर मुल्क जो देता है वो पूछता है इससे पहले जो हमने दिए थे, जैसे आपने अभी कहा कि ये ब्लैक मार्केट पे और ये वो भी फॉलो करते हैं, और उनको भी अच्छा नहीं लगता है कि टैक्स। तो इस साल क्या हुआ कि मैंने ख्याल में उन्होंने फैसला किया कि हम जाके पूछेंगे ही नहीं इस वक्त, इस साल, इसलिए कि हम खुद एम्बैरेस हो रहे हैं, हम खुद अपनी परफॉर्मेंस पे शेम फील कर रहे हैं। किसको नहीं पता था अगर 10 साल 15 साल में अगर आपको 5 दफे फ्लड्स आया है तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स यू आर प्रोन टू फ्लड्स। आपने कितने बंड्स को कंस्ट्रक्ट किया ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इंडस? मुझे नहीं पता, प्रोबेबली 0। आपने क्या रेजर्वायर्स बनाए हैं? प्रोबेबली 0। चारा का आपने क्या बंदोबस्त किया है, और एनिमल शेल्टर के लिए क्या बंदोबस्त किया है? कुछ कोई ना कोई ये किए होंगे, वो जो क्या कहते हैं, वो जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, मगर और ज्यादा लोगों ने नहीं किया हुआ। हॉस्पिटल्स और इमरजेंसी का बारे में क्या? भाई वीट आपका जो भीग के खत्म हो जाता है, कितने साइलोस बने हैं। और वेजिटेबल्स का क्या इमरजेंसी फंड है? टेंट्स का तुम बता दो क्या आपने ये किया? यू सी, क्या आपको कहें, वी आर लाइक दैट, वी आर बियॉन्ड सेविंग नाउ। फ्रैंकली मैं आपको बताता हूं, जब ऐसे चीज होते हैं हमें लोग स्टेट नहीं मानते हैं, हमें लोग कहते हैं ये स्टेट नहीं, ये क्रिमिनल एंटरप्राइज है, ये जो दो ये गायब हो जाएगा और नेक्स्ट फ्लड आएगा और फिर आएंगे हमारे पास और कहेंगे दो। ये हालत हो रही है। आई एम वेरी सॉरी बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो हिलाली देखें साहब, अब क्या होता है। हिलाली साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि हम फंड्स लेने जाते हैं, फिर हमें फंड्स मिलते हैं, फिर वही सवाल नजमुल साकिब साहब ने भी किया कि वो फंड्स किसानों तक नहीं जा रहे, वो फंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं जा रहे, कैलामिटीज़ हर साल आ रही हैं, पहली दफ़ा तो सैलाब आया नहीं है। तो व्हाट इज़ द रियल प्रॉब्लम? करप्शन इज़ द रियल प्रॉब्लम, या फिर इतने ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट हैं हमारे लीडर्स? जी, both but corruption more. both definitely both. मगर corruption more, और जब करप्शन होता है तो काफी हाई लेवल पे होता है। इधर ये कहना ना ये छोटा पुलिस वाला, हिज करप्शन इज इमटेरियल फ्रैंकली, मगर हालांकि उसके करप्शन से ये होता है जो हेलमेट नहीं पहनता है वो नहीं पहनेगा, 50 रुपया दे के जब पकड़ा जाएगा वो निकल जाएगा, वो मर जाएगा। एक्चुअली एक ना एक दिन तो हर स्कूटर से तो लोग गिरते हैं, और अगर हेलमेट नहीं पहना तो वो फिर उसको सर पे अगर गिरे तो वो खत्म ही हो जाता है। नो डाउट इट इज सो। मगर कहने की बात यह है कि जब पकड़े जाते हैं, यू नो, इट्स इधर का विद सेकंड नेचर टू पाकिस्तानी। चाय पिला लो यार, जाओ चाय ले लो। आई एम सॉरी, हम लोग खुद करते हैं, हम खुद करते हैं। हमारे में इतनी इनडिसिप्लिन हो गई है कि जब कोई रोके और आपको कहे सर आप बात कर रहे थे फोन पे, तो आप कहें कि हाँ, मैं तो कहता हूँ यूर राइट, बताएं क्या करें? कहते नहीं है सर, ठीक साहब, चाय पानी का अगर कुछ हो जाए तो अच्छा होगा। आई मीन, यू नो, इट्स बिकम सेकंड नेचर टू अस एंड इट्स सैड, इट्स रियली सैड। नाज़रीन छोड़ के जा रहे हैं, हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।